हिमाचल प्रदेश में जो नशे की प्रॉब्लम है किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। हम नशे में भी पंजाब का उसी तरह से इन्फ्लुएंस हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। अगर हम पंजाब से आधे भी रहेंगे तब भी हिमाचल की हालत पंजाब से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। विजय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे श्रोता हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है, कितना सीरियस इशू बन चुका है ड्रग एडिक्शन, नशा हिमाचल प्रदेश में। नशा हिमाचल प्रदेश में कितना बड़ा मुद्दा है, इस बात का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर खोलते हैं, रोज़ न्यूज़पेपर में जो सुर्खियां होती हैं, तो सुर्खियों में कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि एक ख़ास जगह पे एक व्यक्ति टीका लगा के ओवरडोज उसकी मौत हो गई। या ये भी आपको सुनने में मिल जाएगा कि माँ बाप ने खुद अपने बच्चे को घर से पकड़ा और पकड़ के पुलिस थाने ले गए और कहा कि अब हम अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते, नशे से बचा नहीं सकते, आप उसको पकड़िए, जेल में बंद कर दीजिए। ऐसी भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि खुद परिवार ने अपने बच्चे को लिया, जेल में डाल दिया, पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि लाचारी है, बेबसी है। परिवार को भी लगता है कि हम इस मुद्दे पर उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पा रहे हैं, इस मुद्दे पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और अल्टीमेटली लाचारी इतनी ज़्यादा है कि लगता है कि जेल ही उसका अल्टरनेटिव हो सकता है, जेल में ही हमारा बच्चा सुरक्षित हो सकता है। ये बयान करता है कि हिमाचल प्रदेश में जो नशे की प्रॉब्लम है किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, और हम लाचार हैं, असहाय हैं, बेबस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप गुंजन जो एक एनजीओ है उसके साथ जुड़े हुए हैं, गुंजन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। 3-4 सेंटर गुंजन के चलते हैं पूरे हिमाचल में, कुछ सरकारी भी सेंटर चलते हैं। आप मुझे बताइए कि कब से, पिछले अगर कितने साल से हम देखें कि ये ट्रेंड बढ़ा है कि हमारे यंगस्टर्स, हमारे युवा जो है नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ गए। नशे में शराब को छोड़ दिया जाए, बाकी जो सब्सटेंस है, जो ड्रग है ना, टीके का हो, सिंथेटिक ड्रग हो, चिट्टा हो, किसी भी नाम से उसको जान सकते हैं। तो कब से ये ट्रेंड बढ़ा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, और मैं आपको थोड़ा सा 20 साल का ट्रेंड शेयर करना चाहूँगा। आज हम 2025 में हैं। 2004-05 में जब हम इस सिनेरियो को देखते थे तो हम नशे के नाम पर शराब की बात करते थे, क्योंकि शराब भी बहुत सारे घरों पर बात करती है। तो शराब को लेके ही बहुत सारे परिवार इलाज के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स में आते थे, और डी एडिक्शन सेंटर में जो भर्ती होने वाले मरीज या लोग हुआ करते थे वो शराब पीने वाले होते थे, या फिर कैनैबिस यानी जिसे हम भांग कहते हैं, या भांग वाले जो पदार्थ होते हैं उसकी बात करते हैं, वो होते थे। या कुछ एक कैप्सूल्स और दवाइयाँ लेने वाले बच्चे भी होते थे जो नशे का इलाज कराने के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स में आते थे। अब सिनेरियो एकदम से बदल गया है। अब अगर किसी सेंटर में 20 लोग एडमिट होते हैं तो 20 में से 10 लोग जो हैं वो हीरोइन यूजर्स हैं, यानी चट्टे का इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी लोग सिंथेटिक ड्रग्स या कुछ एक अल्कोहल या कैनैबिस वाले होते हैं। अब देखिए, पिछले 20 सालों में, यानी 20 साल पहले अगर मैं बात करूं तो चिट्टे के नाम पर हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का लोग होते थे जो इस तरह की सब्सटेंस का पदार्थ का इस्तेमाल करते थे, और इक्का दुक्का लोग होते थे जो स्मैक का इस्तेमाल करने वाले होते थे। लेकिन 20 सालों बाद अब तकरीबन इसका 5-fold 6-fold बढ़ जाना और इतनी ज़्यादा संख्या में चिट्टे का प्रमोट हो जाना, ये अपने आप में चिंता का सबब है। और ये दिखाता है कि हिमाचल प्रदेश में प्रगति और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम अक्सर बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश एजुकेशन के तमाम इंडिकेटर में बहुत ऊपर है, देश के टॉप 5 स्टेट्स में आता है, लेकिन उसके साथ साथ नशे में भी आगे बढ़ना ये हम सबके लिए चिंता की बात है और परेशानी का कारण भी है। पहला जो एक जहन में सवाल आता है जब भी हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं हिमाचल को लेकर, तो हर कोई कहता है, इसको लूज़ कमेंट भी कह सकते हैं, इसको बहुत ही सतही आप असेसमेंट भी कह सकते हैं कि पंजाब का प्रभाव बहुत है, या पंजाब जैसे जिस तरीके से तबाह होता दिख रहा है, उसका यूथ जिस तरीके से उसकी गिरफ्त में आता हुआ दिख रहा है, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे हिमाचल पे आ रहा है। क्या ये रीज़न कितना जस्टिफाइड है या कितना जायज़ है? एक हद तक ये बिल्कुल ठीक बात भी है कि जनरली हम बहुत सारी चीज़ों को लेके पंजाब का इन्फ्लुएंस हिमाचल प्रदेश में रहता है। केवल हिमाचल में नहीं रहता, बाकी जगहों भी रहता है। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में जितना हिमाचली कल्चर पॉपुलर है उससे ज़्यादा पंजाबी कल्चर पॉपुलर है। बिल्कुल। यहाँ के मेले जितने होते हैं उसमें हिमाचली कलाकार जितने आते हैं उससे ज़्यादा पंजाबी कलाकार आते हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए, और इवन शादियों में आप देखिएगा धूम धड़का जो होता है वो पंजाबी स्टाइल में होता है। तो हम पंजाब के जो कल्चर है उससे इतने ज़्यादा प्रभावित हैं, और पंजाब का कल्चर इस तरह से इन्फ्लुएंस हमें करता है
कि वो हम सब उसको देख ही रहे हैं। लेकिन ये केवल रीति रिवाजों वाली बात नहीं है, ये घर मकान वाली बात नहीं है, केवल इंटरटेनमेंट वाली बात नहीं है, गीत संगीत की बात नहीं है। हम नशे में भी पंजाब का उसी तरह से इन्फ्लुएंस हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। और पंजाब की इन्फ्लुएंस का, और पंजाब में नशा होना एक बात है, लेकिन हिमाचल में वैसा नशा होना दूसरी बात है। उसका रीज़न क्या है? पंजाब की जो जीडीपी है और पंजाब की जो इकोनॉमी है वो हिमाचल प्रदेश से बहुत अलग तरह की है, बहुत बड़ी है। हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी बहुत छोटी है। पंजाब में अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति नशे में चला भी जाता है तो उनके पास ज़मीन और उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन अब देखिए हिमाचल का अगर कोई बच्चा और वो हीरोइन जैसे, चिट्टे जैसे नशे में चला जाएगा, हिमाचल उस तरह के नशे का जो बर्डन है उसे सहन कर पाएगा? कतई नहीं कर पाएगा। अगर हम पंजाब से आधे भी रहेंगे तब भी हिमाचल की हालत पंजाब से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हिमाचल की इकोनॉमी और पंजाब की इकोनॉमी दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और अगली बात इंपॉर्टेंट ये है जिसके बारे में हमको सोचना ज़रूरी है कि पंजाब में जो नशा जिस तरह से तेज़ी से बढ़ा हो, डेफिनेटली आज भी पंजाब का नशा कंट्रोल में नहीं है, वो भी उतनी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। हिमाचल का नशा भी उसी तरह से उतनी ही रैपिडली आगे बढ़ता जा रहा है जितना पंजाब का बढ़ रहा था। तो अगर हिमाचल के नौजवान नशे के ट्रैप में चले जाएंगे, हमारे पास वैसी सुविधाएं नहीं है, वैसा ट्रीटमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वैसी इकोनॉमी भी नहीं है, तो हम ज़्यादा जल्दी तबाही की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर ये मिनेंस रुका नहीं, कंट्रोल नहीं हुआ, आगे बढ़ता गया। मुझे ये बताइए कि आप डी एडिक्शन सेंटर्स भी चलाते हैं, आप ग्राउंड पे भी रहते हैं, आप इस पूरी परिस्थिति को बहुत क्लोज क्वार्टर से देखते हैं। हमारे यहाँ पर हिमाचल में किस किस एज ग्रुप के बच्चे, यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा गिरफ्त में है इन सब्सटेंस की? ये बड़ा चिंता वाली बात है और थोड़ा सा परेशानी भी क्रिएट करती है कि जब हम जो बच्चे इलाज करा रहे हैं, जब हम उनका प्रोफाइल देखते हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा, हालांकि हर एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, लेकिन जिस ड्रग्स की हम लोग बात कर रहे हैं, हीरोइन की बात कर रहे हैं, तो जो हीरोइन यूज़र्स बच्चे हैं, क्योंकि बिलो 18 हम लोग या कोई भी इंस्टीट्यूट है वो उनको इलाज नहीं दे सकता क्योंकि वो अभी बालिग नहीं है, तो 18 से 25-26 साल तक के जो बच्चे हैं वो हीरोइन यूजिंग में या चिट्टे में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और इस तरह की उम्र के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। जब आप अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल में थोड़े से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, 25 साल से लेके 35-40 साल के जो इंडिविजुअल हैं वो शराब या भांग की बीमारी के कारण अपना इलाज कराते हैं। लेकिन अगर हम हीरोइन की बात करते हैं, हीरोइन में जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है या इंडल्ज हो रहे हैं वो यंगस्टर हो रहे हैं, और यंगस्टर में भी 18 से 25-26 साल के इंडिविजुअल ज़्यादा हो रहे हैं। आपके लिए सबसे सरप्राइजिंग केस कोई एक बताइए जो बहुत कम छोटी उम्र का हो, या आपको लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्चा भी या ये इंडिविजुअल भी कर सकता है, कि ऐसा कोई सरप्राइजिंग मुझे केस स्टडी है कोई तो बताइए। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस हैं। कुछ एक बच्चों से तो हम इस तरह से भी मिले हैं जो एडोलेसेंस में हैं, 13-14 साल में हैं, इंजेक्टिंग कर रहे हैं और उनमें इंटरवेंशन कोई नहीं हो सकती क्योंकि बच्चों के लिए हमारे पास कोई सेंटर ही नहीं है, कोई सर्विस सेंटर नहीं है। आप तो आप बच्चों को, जो बच्चे इसके एडिक्शन में हैं, तो उनको कैसे आप हील करते हैं, कैसे रिहैब करते हैं? हिमाचल प्रदेश में बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर कोई है ही नहीं है, बिलो 18 के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। और नंबर्स में अगर देखा जाए तो कितना नंबर है इनका? नंबर निकालना और इंडिकेट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन रफली अगर करें तो मतलब सब्सटेंशियल नंबर है, क्योंकि अब हमको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब हम ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल 18 से 24 या 25 साल की उम्र में इस एज ग्रुप में हेरोइन यूजिंग में चला गया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो इनिशिएशन एज है वो 18 साल है या 24 साल है। उसकी जो इनिशिएशन है वो 12 साल भी हो सकती है, 13 साल भी हो सकती है, 14 साल भी हो सकती है। जो उसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ड्रग्स को लेके वो किसी भी उम्र में हो सकता है। लेकिन मैं जो आपके माध्यम से जो बात इंडिकेट कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ हमारी बातचीत होती है, ये बिना इलाज कराने भी आते हैं। वो इलाज कराने तो 18 साल की उम्र में आ रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट यूज़ है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, वो अल्टीमेटली बहुत अर्ली एज में शुरू हो रहा है, 12-13 साल में भी शुरू हो रहा है, 14-15-16 साल में शुरू हो रहा है। ये अपने आप में ज़्यादा अलार्मिंग है। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो साइंस कहती है कि जो इंडिविजुअल जितनी जल्दी सब्सटेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, उसकी डिपेंडेंस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सपोज किसी ने 12-13 साल में किसी भी तरह की सब्सटेंस को लेना शुरू कर दिया, उसकी डिपेंडेंस किसी भी बड़े व्यक्ति की कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ये चिंता की बात है। और अर्ली एज में ड्रग को शुरू करने का मतलब ये है कि उसका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, उसके जो बॉडी के ऑर्गन की डेवलपमेंट है या उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, वो उस तरह से नहीं हो पाएगी जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की हो पाती है।